डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सहायक संधि के बारे में क्या उसकी शर्तें थी और उसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया था, क्या कंपनी को लाभ हुआ और देशी रियासतों पर उसका क्या कुप्रभाव पड़ा। उसी कड़ी में लॉर्ड वेलेस्ली को आज हम फिर एक बार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत विस्तार लिए हुए हैं। सहायक संधि अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो एक चैप्टर कम से कम एक क्लास में पूरा होना था। अब ये सहायक संधि के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। सहायक संधि का क्रियान्वयन लॉर्ड वेलेस्ली भारत में किस प्रकार करता है और उसको व्यवहारिक स्वरूप किस प्रकार प्रदान करता है और किस प्रकार वो फिर अपने सीमा का विस्तार करता है, उसके बारे में ही आज हम आपको बताने वाले हैं। और देखते हैं कि कुछ राज्यों ने तो स्वतः ही सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था और कुछ जो राज्य थे वो पराजित होकर इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि हैदराबाद का निजाम, जो सहायक संधि स्वीकार करने वालों में निजाम का नाम आता है 1798 ईस्वी। क्वेश्चन भी आता है, बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले सहायक संधि भारत में किसके साथ की, है ना। तो हैदराबाद के निजामों के साथ वो यहाँ पे करता है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। तो हैदराबाद के निजाम सहायक संधि के क्रियान्वयन में पहला हमारा टॉपिक कह सकते हैं। हैदराबाद का निजाम पहले अंग्रेजों का मित्र था, परंतु 1795 में जो खुर्दा के युद्ध हुआ उसके अवसर पर मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों ने जब उसकी सहायता नहीं की तो वह भी अंग्रेजों से नाराज हो गया। अब उसने फ्रांसीसियों से अपने संबंध बढ़ाने प्रारंभ कर दिए और उसने अपनी सेना का फ्रांसीसी पद्धति पर ही संगठन करना शुरू कर दिया है और अनेक फ्रांसीसी सेनापतियों को अपनी सेना में नियुक्त भी कर दिया है। इस समय भारत पर नेपोलियन के आक्रमण का भय भी बना रहा, अतः निजाम के राज्य में फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना वेलेस्ली की बहुत आवश्यक था। वेलेस्ली ने कूटनीति का सहारा लेकर निजाम के प्रधानमंत्री मीर अली को अपने पक्ष में मिला लिया और 1798 ईस्वी में निजाम के साथ सहायक संधि कर ली। तो यह आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है सहायक संधि सबसे पहले किस रियासत के साथ अंग्रेजों ने की। तो उस समय निजाम का जो प्रधानमंत्री मीर अली था उसको मिलाता है और 1798 ईस्वी में निजाम के साथ सहायक संधि कर ली जाती है। निजाम ने फ्रांसीसी सेनापतियों को अपने राज्य से निकाल दिया और इससे हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव कम हो जाता है। 1803 ईस्वी में एक निजाम सिकंदर शाह ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो बस आप ज़्यादा याद नहीं रखना है, निजाम पहला देशी रियासत थी जो सहायक संधि स्वीकार करने वाली थी। अगले देखते हैं कि मैसूर नाम आता है निजाम के बाद मैसूर का, और इसकी शुरुआत होती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो हम देखेंगे कि उसमें मैसूर सहायक संधि को स्वीकार करता है 1799 ईस्वी में। तो इसकी हम बैक में जाएंगे तो देखेंगे कि टीपू सुल्तान जो था, तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें तीनों शक्तियां एक साथ लड़ी थी टीपू सुल्तान के खिलाफ, मराठे हो, निजाम हो, चाहे अंग्रेज हो। तो उससे टीपू सुल्तान की स्थिति बहुत कमजोर हो गई, लेकिन वो परेशान नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ और उसने आगे अपने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और अपने किलेबंदी सुदृढ़ की, सेना को पूरी तरह से पुनर्गठन किया और उसने फ्रांस, मॉरिशस और अफगानिस्तान अब में अपने दूत भेजे, सहायता की मांग की और वो फ्रांस के जैकोबिन दल का भी सदस्य बन जाता है। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ने टीपू सुल्तान की सहायता के लिए कुछ फ्रांसीसी सैनिक भी भारत भेज दिए थे और वेलेस्ली टीपू और उसके राज्य में फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करने पर तुला हुआ था दूसरी तरफ, इसलिए उसने मैसूर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो मैसूर और वेलेस्ली दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से, इनका मेन कारण जो था युद्ध करने का आपस में जो था कहीं ना कहीं, वो क्या था, फ्रांसीसी का आधिपत्य जो हो रहा था। उसने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन टीपू सुल्तान ने उसको अस्वीकार कर दिया। वेलेस्ली ने मराठों को अपने पक्ष में लिया और पेशवा को यह आश्वासन दिया कि मैसूर से प्राप्त जो इलाका होगा आधा भाग उसे दे दिया जाएगा। तो अपनी स्थिति सुदृढ़ कर
वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी पर मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अपनी स्थिति सुदृढ़ मतलब उसने पेशवा को भी अपनी तरफ मिला लिया जो मराठे थे, और निजाम से सहायक संधि स्वीकार कर उनको भी अपनी तरफ मिला लिया, तो अंग्रेजों की स्थिति काफी सुदृढ़ हो जाती है। टीपू सुल्तान था, युद्ध करता है, वीरता पूर्वक सामना भी करता है, लेकिन सीधा सिर और माल वैली के युद्ध में वो पराजित होता है और कहीं न कहीं उसको श्रीरंगपट्टनम के दूर में शरण लेनी पड़ती है। अंग्रेज फिर उसको घेर लेते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान आत्मसमर्पण नहीं करता है और युद्ध करता हुआ वह 1799 ईस्वी में युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। बाद में उसके पुत्र वगैरह थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और शर्तों के अनुसार उसके राज्य के कुछ भाग पेशवा को, जो बताया था कि आधा भाग दे दिया जाएगा, और कुछ निजाम को दे दिए गए, और बाकी राज्य का भाग जो मैसूर का पुराना राजवंश था अडियार वंश के अल्पायु पुत्र को दे दिया जाता है और वह सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं और कंपनी से अनुबंध भी करते हैं कि राज्य में गड़बड़ी होने पर अंग्रेज मैसूर राज्य का प्रबंध अपने हाथों में ले सकेंगे। तो मैसूर पर अंग्रेजों की विजय वेलेस्ली की एक महान उपलब्धि मानी जाती है। तो मैसूर पर भी सहायक संधि स्थापित हो जाती है 1799 ईस्वी में, और जो मैसूर का पुराना राजवंश है वो सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट कड़ी में देखते हैं कि अवध के साथ सहायक संधि किस प्रकार होती है। वहां का नवाब सादत अली था, तो वहां के सामरिक और राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वेलेस्ली अवध पर भी आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने अफगानिस्तान के शासक जमान शाह के भारत आक्रमण का बहाना कर नवाब को यह संदेश भेजा कि वह सहायक संधि को स्वीकार कर अपनी सेना कम कर ले तथा अंग्रेजी सेना की संख्या में वृद्धि कर ले। नवाब ने आरंभ में योजना स्वीकार नहीं की तथा गद्दी त्यागने का निश्चय भी किया, परंतु बाद में उसने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। 1801 ईस्वी में नवाब ने सहायक संधि को स्वीकार कर अवध के राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाए जाने से बचा लिया। तो 1801 ईस्वी में अवध के साथ भी अंग्रेज सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं। वहां पे सेना रख दी जाती है, वो पूरा जो सेना का भरण पोषण कंपनी के नवाब से मिलता था और उसको क्षेत्र दे दिए जाते हैं, रोहिलखंड का और दक्षिणी दोआब का क्षेत्र दे दिया जाता है। अगला देख सकते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और बशीन की संधि। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु, क्योंकि महत्वपूर्ण सरदार आपने देखा होगा 1795 माधवराव महादाजी सिंधिया की मृत्यु होती है, 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। तो महत्वपूर्ण जो मराठे सरदार थे वो कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाती है और उसके बाद यहाँ आंतरिक कलह की स्थिति फैल जाती है। पूना दरबार षड्यंत्र और कुचक्रों का केंद्र बन जाता है। पेशवा और सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध एक संगठित मोर्चा बना लिया है। तो सिंधिया और होलकर जिस समय मालवा में संघर्षरत थे, उसी समय पेशवा ने होलकर के भाई भेटू जी की हत्या कर दी। तो होलकर को सिंधिया ने भी इंदौर के निकट पराजित कर दिया और इस तरह वह अपने भाई का बदला लेने के लिए जसवंत राव होलकर पूना की तरफ बढ़ता है और 1802 ईस्वी में पूना के निकट पेशवा और सिंधिया को संयुक्त रूप से होलकर से मात खानी पड़ती है और होलकर ने पूना पर अधिकार कर विनायक राव को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। बाजीराव पूना से भागकर बैसीन पहुंचा और वहां शरण लेने को बाध्य होना पड़ा। तो ये एक पूरा आंतरिक कलह है। होलकर, सिंधिया, पेशवा सब में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी वहां पे कि आखिरकार पेशवा को भागना पड़ा और बैसीन में शरण लेनी पड़ी। बाजीराव पुनः पूना की गद्दी प्राप्त करने को बेचैन था और उसने अंग्रेजों से सहायता की याचना की। वेलेस्ली तो ऐसे ही मौके की तलाश में था, उसने पेशवा को सहायता देना स्वीकार कर लिया और पेशवा ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा ने कंपनी के साथ दसीन की संधि की और कंपनी ने पेशवा को सुरक्षा का आश्वासन दिया। तो ये भी महत्वपूर्ण एक संधि थी मराठों के साथ जो पेशवा के साथ 1802 ईस्वी में की गई थी। इस बैसीन की अपमानजनक संधि को सिंधिया और भोंसले स्वीकार नहीं कर पाए। मराठा सरदारों ने पुनः अपने आप को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना आरंभ कर दिया। पेशवा बाजीराव भी इस संधि से संतुष्ट नहीं था। उसने लाचारीवश संधि स्वीकार की थी।
उसने गुप्त रूप से सभी मराठा सरदारों को पुनः संगठित करना प्रारंभ कर दिया और सिंधिया और भोसले पेशवा से मिल गए। परंतु इस संकट की घड़ी में गायकवाड़ और होलकर पेशवा की सहायता को तत्पर नहीं हुए थे और इस प्रकार अंग्रेज भी युद्ध की तैयारी अब कर रहे थे यहाँ पे। और इसी कड़ी में 1803 ईस्वी में सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होता है। इस युद्ध में जो था सर वेलेस्ली और खुद था मैदान में और जनरल ब्लैक ने अपना मोर्चा संभाला। मराठे अंग्रेजों के सामने यहाँ टिक नहीं पाते हैं और असई और अरगांव के युद्ध में क्रमशः सिंधिया और भोसले पराजित होते हैं। मराठों की पराजय होती है उत्तर में भी और कर्नल लेक है वो अलीगढ़, दिल्ली, आगरा और सभी पर अधिकार कर लेता है और इस प्रकार बाध्य होकर सिंधिया को भी और भोसले को भी दिसंबर 1803 ईस्वी में अलग अलग संधियां करनी पड़ती है। 17 दिसंबर 1803 को भोसले ने कंपनी के साथ देवगांव की संधि की। इस संधि के अनुसार कटक, बालाशोर और वारदा नदी के पश्चिम का सारा इलाका भोसले ने अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बैसिन की संधि एवं सहायक संधि की शर्तों को वह स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार सिंधिया ने भी अंग्रेजों के साथ 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जुन गांव की संधि की और इस संधि ने भी बैसिन की संधि और सहायक संधि की शर्तों को मान लिया और उसने गंगा और यमुना नदी के बीच का समस्त क्षेत्र, जयपुर, जोधपुर, गोहद के उत्तर का इलाका तथा अहमदनगर, बड़ौद, सजंता तथा गोदावरी नदी के मध्य की समस्त भूमि अंग्रेजों को दे दी। इससे कंपनी का सीमा का विस्तार काफी बड़े स्तर पे होता है। फरवरी 1804 ईस्वी में सिंधिया ने अंग्रेजों से एक और संधि की जिसके अनुसार युद्ध के अवसर पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सहायता का आश्वासन दिया। तो यहां पर सिंधिया के साथ भी संधि हो जाती है। इसके बाद फिर होलकर के साथ सहायक संधि अंग्रेज करते हैं और होलकर ने पेशवा का साथ मराठा युद्ध में नहीं दिया था चूंकि पीछे, और सहायक संधि का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। अतः वेलेस्ली होलकर को भी अंग्रेजी प्रभाव में कहीं न कहीं लाना चाहता था। 1804 ईस्वी में जब होलकर ने अंग्रेजों के मित्र राज्य जयपुर पर आक्रमण किया तब वेलेस्ली को होलकर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने का बहाना मिल जाता है और कुछ प्रारंभिक सफलता के बाद होलकर को भी संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन किसी कारणवश वेलेस्ली की अग्रगामी नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी जो थी वेलेस्ली की, उसे सशंकित होकर कंपनी के संचालकों ने उसे वापस बुला लिया और उसके पश्चात क्रम से कॉर्नवालिस और सर जॉर्ज बार्लो को भारत भेजा जाता है और बाद में बार्लो के नेतृत्व में ही होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की जाती है और मराठा युद्ध समाप्त होता है। इस समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो ये याद रखना है कि होलकर के साथ जो राजपुर घाट की संधि करता है वो वेलेस्ली ने कर बार्लो करता है। वेलेस्ली की मराठा नीति की अनेक विद्वानों ने बहुत आलोचना भी की, उन पर आरोप भी लगाया कि मराठा युद्ध अनावश्यक था, कोई जरूरी नहीं था और जिसके कारण कंपनी पर आर्थिक दबाव भी काफी बढ़ गया था। परंतु वस्तुतः वेलेस्ली ने मराठा संघ को दुर्बल कर मराठों का पतन निकट ला दिया था। अतः मराठा युद्ध ने कंपनी की शक्ति, सीमा और प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि की थी। तो यहाँ पे ये सब चीजें देखते हैं कि किस प्रकार अब मराठों के साथ है, निजाम के साथ है, इन सब के सहायक संधियां वो करता है। अगला वो अपना अस्त्र इस्तेमाल करता है कि कुशासन के आधार पर वो कंपनी का राज्य किस प्रकार विस्तार करता है, वो हमें देखना है। सहायक संधि और युद्ध के अतिरिक्त वेलेस्ली ने कुशासन के आधार पर भी अनेक राज्यों को कंपनी के संरक्षण में ले लिया और ऐसे राज्यों में हम कर्नाटक, तंजौर, सूरत और फर्रुखाबाद के राज्य को हम देख सकते हैं। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली ने 1792 ईस्वी में कंपनी के साथ एक संधि की थी जिसके अनुसार नवाब ने वादा किया था कि वह कंपनी को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि देगा तथा किसी भी अन्य राज्य से संबंधित स्थापित नहीं करेगा। परंतु मोहम्मद अली अपने वादों को नहीं निभा सका और टीपू के पतन के पश्चात श्रीरंगपट्टनम से कुछ ऐसे पत्र प्राप्त हुए जिनसे आभास मिलता है कि कर्नाटक के नए नवाब उमदत्त उल उमरा एवं उसके पुत्र ने मैसूर के शासक की सहायता करने का प्रयास भी किया था उस समय। इसी आधार पर वेलेस्ली कर्नाटक के मामले में हस्तक्षेप करता है और एक योजना बनाता है और इसी बीच 1801 ईस्वी में नवाब उमरा की मृत्यु हो जाती है
और वेलेस्ली ने उसके पुत्र हुसैन अली को नवाब मानने से इनकार कर देता है तथा मृत नवाब के भतीजे अजीम उद्दौला से संधि वार्ता चलाता है और अजीम उद्दौला को पेंशन दे दी जाती है और कर्नाटक का राज कंपनी के संरक्षण में ले लिया जाता है। तो वेलेस्ली धोखे का सहारा लेकर कर्नाटक का राज यहाँ हड़पता है एक तरीके से। तो ये था कर्नाटक का राज। दूसरा है तंजौर। यहाँ भी साम्राज्यवादी नीति वेलेस्ली अपनाता है और यहाँ का जो शासक था तुलाजी था, उसकी मृत्यु हो जाती तो वहाँ पे उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ होता है। गद्दी के दावेदारों में अमर सिंह और उसका दत्तक पुत्र सरफोजी होता है। तो यहाँ भी वेलेस्ली आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और सरफोजी को फिर वो शासक बनाता है। तो सरफोजी ने कंपनी को तंजौर का शासन पूरी तरह सौंप देता है और स्वयं 40,000 पाउंड वार्षिक की पेंशन लेकर संतुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार तंजौर में भी वेलेस्ली अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। फिर सूरत को देखते हैं कि वो एक कंपनी का संरक्षित राज्य था, परंतु 1799 ईस्वी में सूरत के नवाब की मृत्यु के पश्चात वेलेस्ली ने इसे कंपनी के राज्य में मिलाने का निर्णय लिया था और उसने नए नवाब को गद्दी से उतार दिया था। सूरत का राज्य कंपनी में मिला लिया जाता है। तो वेलेस्ली का यह कार्य अनुचित था और उसकी व्यापक निंदा भी की गई थी। लास्ट में हम देखते हैं कि फर्रुखाबाद एक छोटा शहर होता है। वहाँ की जो नवाब था उसकी मृत्यु के बाद उसके अल्पायु पुत्र को गद्दी नहीं देकर वेलेस्ली ने राज्य को कंपनी के अधीन कर लिया और उस अल्पायु नवाब जो था उसको पेंशन दे दी जाती है। तो इस प्रकार वेलेस्ली अपनी सहायक संधि के द्वारा और कुछ क्षेत्रों को अधिकार कर अपने राज्य में मिलाता है और अपने साम्राज्य का सीमा विस्तार करता है। एक महत्वपूर्ण और कार्य जो वेलेस्ली करता है कि फ्रांसीसियों, क्योंकि फ्रांसीसी सबसे बड़े दुश्मन थे यूरोपियन में, यूरोप की जो राजनीति वहाँ थी और वो भारत में भी नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसियों का आधिपत्य यहाँ पे बढ़े। तो भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव भी वेलेस्ली नष्ट करना चाहता था। इसके लिए वेलेस्ली के गवर्नर जनरल बनने के समय यूरोप की जो राजनीति में फ्रांस का तेजी से उदय हो रहा था। आंग्ल फ्रांसीसी संबंध बहुत कटु बन चुके थे और दोनों शक्तियां यूरोप में संघर्षरत थी। यूरोप की राजनीति का प्रभाव भारतीय राजनीति पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि कुछ देशी नरेशों का संरक्षण प्राप्त कर फ्रांसीसी पुनः भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने का सपना देख रहे थे। नेपोलियन के भारत पर संभावित आक्रमण के खतरे ने अंग्रेजों के समक्ष विकट समस्या और उपस्थित कर दी। अतः वेलेस्ली का एक मुख्य उद्देश्य जो था भारत से फ्रांसीसी प्रभाव को भी समाप्त करना था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वेलेस्ली ने सर्वप्रथम सहायक संधि का उपयोग किया। इस संधि के द्वारा देशी नरेशों के दरवाजे फ्रांसीसियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो सहायक संधि के जाल में वेलेस्ली ने उस समय के सभी प्रमुख राज्यों को फांस कर उनकी विदेश नीति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा देशी नरेशों को अपने दरबार में अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपियन को नौकरी, शरण या जगह देने से रोक दिया। तो एक बड़ा काम वेलेस्ली यहाँ पे करता है फ्रांसीसियों को बाहर करने के लिए। हैदराबाद के निजाम, मैसूर के नए हिंदू राजा, अवध के नवाब, पेशवा बाजीराव द्वितीय, सिंधिया, भोसले सभी ने सहायक संधियां स्वीकार की थी। और दूसरी तरफ ये कर्नाटक हो या तंजौर हो या सूरत हो, यहाँ पर कंपनी के संरक्षण में लेकर फ्रांसीसी प्रभाव के बढ़ने की आशंका को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। और आगरा और दिल्ली पर भी अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर मुगल सम्राट को कंपनी के संरक्षण में लेने से मुगल सम्राट के फ्रांसीसी प्रभाव में जाने की संभावना भी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो फ्रांसीसियों से भारत की सुरक्षा के लिए वेलेस्ली ने पूरे भारत की रक्षा की योजना बनाई थी और 1799 ईस्वी में उसने पुर्तगालियों की अनुमति एवं सहयोग से गोवा की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की थी तथा वह अंग्रेजी सेना नियुक्त की। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं कि 1801 ईस्वी में बंगाल के निकट डच अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया, जिससे फ्रांसीसियों को भारतीय समुद्र तट पर कोई जगह ही नहीं मिल सके। और इसी उद्देश्य से वेलेस्ली ने भारतीय तटीय क्षेत्रों, गुजरात, मालाबार, कटक, बड़ौच इत्यादि जगहों पर भी अधिकार वो कर लेता है। तो यहां देखते हैं कि फ्रांसीसियों पर भी कहीं न कहीं लॉर्ड वेलेस्ली अपना अधिकार जमाने की चेष्टा करता है।
तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि का स्वरूप, उसके लाभ, दुष्परिणाम, बाद में फ्रांसीसियों को किस प्रकार नहीं घुसने देता है भारतीय राज्यों में भी। तो इन नीतियों में कहीं ना कहीं वेलेस्ली सफल होता है।